बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। इस स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस स्पेशल क्लास में हम बात करेंगे संसद भवन पर। संसद भवन को लेकर के चर्चा बहुत गर्म है। इसकी वजह ये है कि बीते 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रख दी है, इसलिए ये चर्चा का विषय है। और जब कोई चीज़ चर्चा का विषय होती है तो यूपीएससी की मोस्ट फेवरेट टॉपिक बन जाती है, अतः उससे सवाल भी आते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि वो ये तो समझ जाते हैं कि ठीक है मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से सवाल आएगा, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते या उतना गहराई तक नहीं जा पाते हैं कि सवाल यूपीएससी पूछ कहाँ तक सकती है। तो वो करते क्या है कि करंट के आसपास की जो चीज़ें होती हैं उसको समझ लेते हैं, लेकिन डेप्थ में नहीं जाते हैं। कई बार आपको मीडिया में या अखबार प्रिंट मीडिया में जो चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं वो बस उतनी चीज़ें होती हैं जो एक सामान्य व्यक्ति को जाननी चाहिए, लेकिन जो एक यूपीएससी एस्पायरेंट है जिसको यूपीएससी क्रैक करना है उसके लिए उतने से काम नहीं होगा, उसको थोड़ा डेप्थ में जाकर के पढ़ाई करना होगा। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे वर्तमान संसद भवन के निर्माण की भूमिका से लेकर के उसके निर्माण तक, उसके भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में योगदान पर, और ये कोशिश करेंगे कि यूपीएससी में अगर वर्तमान संसद से कोई सवाल पूछा जाए तो कोई भी सवाल गलत ना हो। तो जो विद्यार्थी आखिरी तक इस क्लास में बने रहेंगे वो इसका लाभ अवश्य पाएंगे। यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में या अन्य बैरिस एग्जाम अगर वो देना चाहते हैं तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने सबसे पहले हेडिंग बनाया 1911 दिल्ली दरबार। 1911 दिल्ली दरबार जो हुआ वो भारतीय आधुनिक इतिहास में एक मील का पत्थर है। वर्तमान में भारत जिस तरीके से दिखता है, जो उसका एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है या जिस तरीके से पूरी आपकी व्यवस्था दिखाई देती है, उसमें एक मील के पत्थर के तरीके से है दिल्ली का दरबार। आपने अगर इतिहास पढ़ा हो या नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे। मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने अपना पहला कारखाना भले ही सूरत में स्थापित किया, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने बंगाल को अपना केंद्र बिंदु बनाया, क्योंकि उस वक्त सबसे समृद्ध बंगाल था। और चूंकि वो व्यापार करने आए थे, व्यापार जब वो करने आए उनको लगा कि राजनीतिक रूप से भारत कमजोर है, इसका फायदा उठाया जाए अपने व्यापार के लिए, तो अपनी राजनीतिक शक्ति भी बढ़ाने लगे। तो जो पूरा उनका केंद्र था वो बंगाल बन गया। बात आगे बढ़ती गई और बंगाल मजबूत होता गया और अंग्रेज उस पर अपनी पकड़ बनाते गए। इतिहास तो बड़ा लंबा है, उस पर अलग से क्लास होगी, लेकिन बात हम वहाँ से करते हैं जहाँ से हमारे संसद भवन का कोई ताल्लुक है, ठीक है ना। तो 1911 में दिल्ली में जॉर्ज पंचम, जो कि ब्रिटेन के उस वक्त के राजा थे, वो आए थे और उनका दरबार लगा था। दरबार लगाया गया था कई उद्देश्य से। 1905 में बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया। बंगाल विभाजन इसलिए था कि उस वक्त अंग्रेजों के विरोध में बंगाल एकजुट था। तो अंग्रेजों ने एक दांव चला कि इस बंगाल को बांटकर उस राष्ट्रवादी ताकतें उत्पन्न हो रही हैं उनको कमज़ोर कर दिया जाए, इसलिए उन्होंने बंगाल को बांटा। लेकिन जैसे ही बंगाल को बांटने का प्रस्ताव लेकर के आए, पूरे भारत में उसका विरोध, खासकर उत्तर भारत में पुरजोर विरोध हुआ और अंग्रेजों को यह एहसास हो गया कि अगर बंगाल को बांटा गया तो पूरा देश उनके हाथ से निकल सकता है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि बंगाल के विभाजन को हम रद्द करेंगे। और जो दिल्ली का दरबार 1911 में लगा, ये मुख्य केंद्र बिंदु उसी बंगाल विभाजन को रद्द करना था। लेकिन उसके साथ साथ एक और फैसला लिया गया। वह फैसला ये था कि अब भारत की राजधानी कोलकाता नहीं होगी, दिल्ली होगी। तो 1911 में दिल्ली दरबार में इस बात की घोषणा कर दी गई कि भारत की राजधानी अब दिल्ली होगी। जब दिल्ली भारत की राजधानी होगी तो वहीं पर एमपी एमएलए बैठेंगे, यानी कि जो कानून बनाएंगे। तो कानून बनाने के लिए जिस जगह पर बैठेंगे एक भवन बनाना पड़ेगा। तो इसलिए 1921 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया, उसकी आधारशिला रखी गई। कब?
1921 में। अब चूंकि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था, ये चित्र आप देख रहे हैं इसी आकार में हमारा संसद भवन बना हुआ है। आप गूगल करके चित्र देख लेंगे तो आपको इसी आकार में दिखेगा, ठीक है ना। ये जो आकार है, ये ऐसा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के मुरैना के आसपास एक गांव है जहां पर 64 योगिनी का मंदिर है, उससे ये मेल खाता है, यानी कि उस प्रकार से ये दिखता है, ठीक है ना। तो इसको बनाने के लिए जो वास्तुकार थे वो थे एडविन लुटियंस और सर हार्बर्ट बेकर, ठीक है ना। ये दो वास्तुकार थे जिन्होंने इसको बनाया था। इसीलिए कई बार दिल्ली की उस इलीट एरिया को लुटियंस दिल्ली भी कहा जाता है। नेताओं के घर, मंत्रालय, सचिवालय, सेक्रेटेरिएट ये उसी क्षेत्र में हैं और ये एक समृद्धशाली क्षेत्र बनाया गया था, या यूं कहें कि न्यू दिल्ली बनाने का काम एडविन लुटियंस ने किया था, तो इसलिए उस क्षेत्र को लुटियन दिल्ली भी कहा जाता है। तो 1921 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को बनाने का आधारशिला रखा गया। ये काम बड़ा था, इसलिए काम होने में वक्त भी लगा। तो काम पूरा कब हुआ? 1927 में। 1927 में इसका काम पूरा हुआ और 1927 में ही सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा। उस वक्त भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन हुआ करते थे, जिन्होंने इसका क्या क्या उद्घाटन किया। तो अब ये बन करके तैयार हो गया। यहीं पर कानून बनने लगे, यहीं पर पब्लिक सेफ्टी बिल बना, जिसके खिलाफ भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1929 में बम फेंका और उसके बाद में उन्हें एक आतंकवादी के तरीके से ट्रीट किया गया और उन्हें एक निर्धारित समय से पहले ही फांसी दे दी गई, जिसका भी विरोध पूरे देश में हुआ। बहुत सारे राष्ट्रवादी गांधी समेत नेहरू, पटेल पर ये आरोप लगाते हैं कि उन्होंने भगत सिंह को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। हालांकि इस विरोध के तर्क बड़े कमज़ोर हैं, क्योंकि गांधी, नेहरू, पटेल की लड़ाई अलग थी, भगत सिंह की लड़ाई अलग थी। उन दोनों में काफ़ी कंट्राडिक्शन थे। इसलिए जब आप इतिहास के अच्छे विद्यार्थी हो जाएं, उसके बाद में आप अगर उसकी आलोचना करें तो वो ज़्यादा तथ्यपरक होगा। इतिहास बिल्कुल बाइज्ड होता है, कभी भी इतिहास स्वच्छंद और स्वतंत्र नहीं होता है। लेखक का अपना विचार उसमें ज़रूर आता है, तो आपका अपना भी विचार हो सकता है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी व्हाट्सएप और फेसबुक से लेकर के आप भगत सिंह पर या गांधी जी पर कोई अपनी राय बना लेते हैं तो ये सही नहीं है। आप पढ़िए, उसके बाद में राय बनाना तो आपका हक है, आपका अधिकार है। 1929 में इसी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह ने बम फेंका था। 1947 में देश आपका आज़ाद होता है और अंग्रेज भारत को छोड़कर जाने की बात करते हैं और भारत आज़ाद होता है। इसी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिसे हम वर्तमान में संसद भवन कहते हैं, प्रधानमंत्री नेहरू ने अपना पहला भाषण दिया और पूरे देश को यहीं से संबोधित किया। इसी संसद भवन में जो है संविधान का निर्माण हुआ, यानी कि वर्तमान जो संसद भवन है, इसी संसद भवन की एक एक ईंट हमारे संविधान के एक एक अनुच्छेद की गवाह हैं। यहीं बैठकर तर्क हुए, यहीं अम्बेडकर बैठे, यहीं पटेल बैठे, यहीं बाबू राजेंद्र प्रसाद बैठे, यहीं पर बैठे पंडित नेहरू और यहीं पर बैठे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उनमें बहस हुई, एक संविधान बना जिससे हमारा देश वर्तमान में चल रहा है। 1947 से लेकर के 2020 तक इस वर्तमान संसद भवन ने इस भारत देश की खूब सेवा की है। वो एक लोकतंत्र के मंदिर के रूप में रहा है। हालांकि वर्तमान में जब नए संसद भवन के निर्माण की बात हो रही है तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये गुलामी का प्रतीक है, क्योंकि इसको अंग्रेजों ने बनाया था। और जब नया भारत बन रहा है, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, तो हमें अपने संसद भवन को बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में अगर कहें तो ये कहीं ना कहीं हमारे आत्मगौरव का विषय होगा कि हम अपना नया संसद भवन बनाएंगे।
तो ये है आपका पुराना संसद भवन, जिसके बारे में पूरी जानकारी आपने देखी। ये महत्वपूर्ण है, इससे कोई सवाल बन सकता है, इसलिए इसके इतिहास को जानना जरूरी था। अब अगर आपको ये लगता है कि नए संसद भवन के निर्माण पर भी चर्चा की जाए तो आपको कमेंट करना होगा, आपको लिखना होगा कि हाँ सर मुझे उसकी क्लास चाहिए। जब आप लिखेंगे तभी मैं उस पर क्लास बनाऊंगा, और अगला क्लास इस पर बनाऊं मैं संसद भवन पर, इसके लिए मुझे कम से कम 1000 लाइक चाहिए। जो भी विद्यार्थी आखिर तक देखा है वो इसे लाइक करे और शेयर भी करे, और अपनी राय लिखे कि क्या उन्हें अगली क्लास चाहिए या नहीं चाहिए। इसके अलावा आपको एक जानकारी दे दूं कि हमारी जो मैगजीन है जिसमें आप अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के सभी बड़े मुद्दों को आर्टिकल के द्वारा समझ पाएंगे, वो भी आसान भाषा में, वो 3 जनवरी को आने वाली है। और आप सबके लिए सबसे अच्छी बात ये है कि वो आपको मुफ्त में मिलेगी, फ्री में मिलेगी, उसके लिए कोई चार्ज आपको नहीं देना होगा। इसके अलावा उसी मैगजीन के नाम से हमने एक और चैनल प्रारंभ किया, द न्यूज ओशन, जहां पर आपको हर चीज़ की विस्तृत व्याख्या मिलती है। जैसे समंदर गहरा होता है, सागर गहरा होता है, उसी प्रकार तथ्यों के गहराई में जाकर के हम वहाँ से व्याख्या करते हैं, चीज़ों को समझाते हैं। तो अगर अभी तक आपने द न्यूज ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वो आपके ज्ञान को बहुआयामी एवं गहराई प्रदान करेगा, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें और वहाँ भी उसे देखें, उसका फ़ायदा उठाएं। मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे किसी अन्य टॉपिक पर। धन्यवाद। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।